सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता, जो आप सबकी मांग को लेकर लगातार दिल्ली हो या देहरादून हो, लगातार आपकी पैरवी करते हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टम्टा जी इस क्षेत्र के बहुत ही जुझारू, कर्मठ और लगातार आपके सारे कामों के लिए आपके वकील बनकर जो लगातार जिरा करने का काम करते हैं, एक वकील की तरह जानते हैं ना वकील, तो आपके वकील बनकर जो हमारे देहरादून से लेकर चाहे बागेश्वर हो, चाहे देहरादून हो, चाहे विधानसभा का सत्र हो, हर जगह आपकी मांग उठाते हैं। और अभी उन्होंने ये 5 साल का जो लेखा जोखा उठाया, 10 अरब की योजनाओं को जो है अभी तक यहाँ पर धरातल पर उतार चुके हैं और अभी कम से कम 150 से भी ज्यादा योजनाओं का उन्होंने एक पुलिंदा मुझे अभी दिया है यहाँ पर। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय बलवंत सिंह भौरियाल जी, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन श्रीमती बसंती देव जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मेरे पुराने साथी भाई शिव सिंह बिष्ट जी, मेला कमेटी के अध्यक्ष श्री लोकपाल जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भाई गोविंद दानू जी और हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई शेर सिंह गढ़िया जी और आप सबके बीच के जो हमारा आप सबकी लगातार चिंता करते हैं, रोज ये भी कुछ न कुछ लेकर हमारे पास आ जाते हैं कि आज इस क्षेत्र का ये काम करना है, वहाँ का ये काम करना है, भाई सुरेश गढ़िया जी। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस जनपद के प्रभारी, हमारे पड़ोसी के चमोली जिले के रहने वाले प्रदेश मंत्री भाई बलबीर गुनियाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई विक्रम शाही जी, गोविंद तंगड़िया जी, राम सिंह कोरंगा जी, सुरेश कांडपाल जी, श्री राजेंद्र परिहार जी, ये स्वरूप सिंह करम्याल जी, मनोहर राम जी, दलवीर सिंह दानू जी, प्रकाश जोशी जी मंडल अध्यक्ष एवं मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, अब मैं सभी का नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा भी एवं उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज मैं चूंकि बचपन से इस क्षेत्र में आता रहा हूं, आप सबके बीच में आज इस दानपुर महोत्सव में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आप सब लोगों ने जितने प्रेम से और जितने जोश के साथ हमारी सभी माताओं बहनों ने, यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने, यहाँ के नौजवान साथियों ने बहुत जोश के साथ मेरा जो अभिनंदन किया है, भाई अजय टम्टा जी का अभिनंदन किया है, मैं हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आप सबको नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। ऐसे मेले क्योंकि बचपन से हम लोग देखते थे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेलीविजन हो गए हैं, इंटरनेट का जमाना बढ़ गया है, हमारे मोबाइलों का जमाना बढ़ गया है, सारी चीजें जिस प्रकार से हमारे लिए आसान हो गई हैं, लेकिन एक समय था कि ये मेले ही एकमात्र ऐसे माध्यम होते थे जब हम मेलों में ही एक दूसरे से मिलते थे। साल भर में जो मेले होते थे उन मेलों में हम एक दूसरे से भेंट करते थे, भेंट घाट कहते थे ना, भेंट घाट करने के लिए आते थे। लेकिन अब चूंकि आज भी मैं देख रहा हूं जिस मेले को लेकर आप सबके मन में जिस प्रकार का भाव है, निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही एक मजबूत नींव है और आप सब इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं दानपुर महोत्सव के कई कार्यक्रमों में, पहले चंडीगढ़ में भी लोग करते थे, वहां भी मैं गया था 1-2 बार, तो हर जगह मैंने देखा कि आप सब लोगों ने कहीं दानपुर भवन के लिए लगातार आप सब लोग एकता के साथ सब लोग एक साथ मिलकर लगातार काम करते हैं। इसके लिए मैं सभी समिति के सभी लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुख्य सेवक के रूप में मुझे काम करते हुए लगभग 4 महीने का समय बीत गया है और मैं आप सबको भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि 4 महीने के कालखंड में मैंने प्रत्येक दिन ये प्रयास किया है कि कोई न कोई हम फैसला करें और 4 महीने के कालखंड में
500 से भी ज्यादा हमने फैसले लिए हैं त्वरित रूप से। मैं देख रहा था गोविंद दानू जी जब यहाँ से बता रहे थे कुछ चीजों पर उन्होंने बताया है। हमने लगातार कोशिश करी है कि चाहे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हो, चाहे हमारी आशा बहनें हो, चाहे उपनल के कर्मचारी हो, चाहे हमारे अतिथि शिक्षक हो, चाहे हमारे ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो या त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले कोई भी हो, उन सभी को हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया है। सीधे सीधे क्योंकि जनता से जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे जनता की समस्याओं के लिए काम करते हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कोई करता है तो वो हमारे ग्राम प्रधानगण करते हैं। चाहे आज सरकारी कर्मचारियों का मामला हो, चाहे विकास के मामले हो, चाहे आप नई खेल नीति लाने का मामला हो, हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं। नई खेल नीति हमने लाए हैं और उस नई खेल नीति के माध्यम से ऐसे बच्चे, ऐसे भाई बहन जो बहुत सारे खेलों में जाना चाहते हैं, उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, लेकिन अगर उनके माता पिता के पास उनको उन प्रतियोगिताओं में भेजने के लिए साधन नहीं है, उनके पास पैसा रुपया नहीं है, तो अब उनको किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, किसी की ओर नहीं देखना पड़ेगा। नई खेल नीति में हम ऐसे बच्चों के लिए हमने उनके जाने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था नई खेल नीति में करी है। भाइयों बहनों, ये राज्य उत्तराखंड आंदोलनकारियों का राज्य है। उन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपना आंदोलन किया, अपनी शहादत दी। हमने उन आंदोलनकारी भाई बहनों के चिन्हीकरण के लिए, अभी मैं देख रहा था शिव सिंह बिष्ट जी ने बहुत सारे कागज यहाँ पर दिए हैं, हमने 31 दिसंबर तक चिन्हीकरण की प्रक्रिया बढ़ा दी है और साथ ही आश्रितों को मिलने वाला जो पेंशन है उनके आश्रितों को दिए जाने का भी हमने शासनादेश कर दिया है। यानी कि पति या पत्नी में से कोई भी आंदोलनकारी होगा तो उनके पति या पत्नी में से जो भी आश्रित होगा उस आश्रित को भी वो पेंशन मिलेगी। साथ में हमने उनका मानदेय बढ़ाने का भी काम किया है। पहले उनका मानदेय जो 3100 रुपये होता था, उस मानदेय को 4500 रुपये करने का हमारी सरकार ने काम किया है। इसी के साथ साथ जिनको 5100 मिलता था उनको 6000 देने का भी सरकार ने काम किया है। हमारे उपनल कर्मचारियों का हमने मानदेय बढ़ाया है। जिनकी नौकरी 10 साल तक हुई है उनका 2000 बढ़ाने का, और जिनका 10 साल से ज्यादा हुआ है उनको 3000 रुपये देने का काम किया है सरकार ने। इसी प्रकार से आज ऐसे बहुत सारे काम, प्रत्येक दिन हम कोई ना कोई फैसला लेते हैं, प्रत्येक दिन कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। और जब भी हमारी कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, तो हमारे 40 से 50 एजेंडे सेट होते हैं कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में हमने इन सब पर निर्णय लेना है। हमारा एक काफी अच्छी तरह से जानता है, दिन भर ये देखता रहता है। आज मैं देख रहा हूँ ये भी आपके बीच में से आकर वहाँ पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है। तो लगातार हमारा प्रयास है कि 1,25,00,000 उत्तराखंड के रहने वाले भाई बहनों के चेहरों पर मुस्कान आए। और मैं इसके लिए अपने प्राणों प्राण से, जितने मेरे शरीर में दम है, जितनी ऊर्जा है, मैंने तय किया है कि एक एक दिन, एक एक क्षण और एक एक पल मैं अपने उत्तराखंड के लिए लगाऊंगा। और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। उनका बहुत आशीर्वाद है। उसके कारण से आज उत्तराखंड में जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हो रहा है, आज 4 धाम की सड़कें बन रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देखिए, अगर हम देश की आजादी के बाद से लेकर पूरे वर्षों को एक तरफ रख दें और नरेंद्र मोदी जी के कालखंड को, जो 7 वर्षों का उनका कालखंड हुआ है, 7 वर्षों का जो उनका कार्यकाल हुआ है, उसको अगर हम एक तरफ रखेंगे तो ये 7 वर्ष, चाहे वो हिंदुस्तान के बारे में हो, चाहे देश विदेश की नीति हो, चाहे सेना के बारे में हो, चाहे विकास के मामले में हो, चाहे धरातल पर विकास योजनाओं को गरीब आदमी तक पहुंचाने की बात हो, ये 7 साल कई गुना भारी पड़ने वाले। और नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार का लगाव हमारे उत्तराखंड के साथ है, हमारी यहाँ की माताओं बहनों के साथ है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना कोई चल रही है तो आयुष्मान भारत योजना चल रही है, जिस योजना के तहत आप सब भाई बहनों में से प्रत्येक को 1 साल में इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था किसी ने की है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने करी है। हमारी माताओं बहनों के कष्ट को देखकर वो जंगल में लकड़ी लेने जाती है, तमाम प्रकार से खाना बनाने में दिक्कत होती थी उनको, और चूल्हा फूकते फूकते उनके कलेजे के अंदर 400 बीड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं चला जाता था। किसी ने कभी नहीं सोचा
कि हमारी माताओं बहनों को इससे छुटकारा मिलना चाहिए, इससे निजात मिलना चाहिए। अगर ये निजात दिलाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल आप सबके बेटे नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। ऐसी तमाम योजनाएं देश के अंदर आजादी से लेकर अब तक 60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा है और 60 वर्षों में भी 55 वर्षों तक लगातार एक परिवार का शासन रहा है और देश के अंदर हर क्षेत्र में केवल और केवल समझौते हुए, केवल और केवल समझौते हुए। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं जानता हूं सेना के लोगों का किस प्रकार का कष्ट है, किस प्रकार की परेशानियां है। पहले अगर सेना के अंदर जो हमारे -40 डिग्री तापमान पर जो हमारे सैनिक काम करते हैं, अगर सेना के उस पार से किसी आतंकवादी की गोली आती थी या दुश्मन की गोली आती थी तो सेना के सीओ को पूछना पड़ता था। जो हमारे सैनिक होंगे, पूर्व सैनिक होंगे, वो जानते होंगे कि सीओ क्या होता है। सीओ कंपनी का कमांडर होता है। उस कमांडर के पास आती थी कि साहब वहां पर गोली चल रही है, क्या करें। वो कमांडर फिर पूछता था अपने ब्रिगेडियर से कि ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर गोली आई है, क्या करें। और वो ब्रिगेडियर पूछता था अपने डिप में, जो डिप होता है सबसे पहले कमांड, सबसे पहले सीओ होता है, सीओ के ऊपर ब्रिगेड होता है, बीए के ऊपर डिप होता है, डिप के ऊपर कमांड होता है। फिर वो कमांड से पूछता था, कमांड के बाद मंत्रालय से पूछा जाता था। फिर मंत्रालय में फैसला होता था कि गोली का जवाब क्या करना है, देना है कि नहीं देना है। तब तक कितने ही सैनिक हमारे शहीद हो जाते थे और दुश्मन के हौसले हमेशा बुलंद रहते थे। जब से देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि अब सेना के जवानों को, जो सैनिक हमारे सीमाओं पर तैनात है, भारत मां की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, अगर सामने से कोई गोली आती है तो अब उनको पूछने की जरूरत नहीं है कि गोली चलानी है कि नहीं चलानी है। अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। ये परिवर्तन हुआ है। ऐसे बहुत सारे सैनिक होंगे, मैंने देखा है, जो बर्फ में काम करते हैं, उनके पैर तक काटने पड़े, बर्फ का कीड़ा लग जाता था। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अपने गांव में भी देखा। उनके बूट खरीदने के लिए कई सालों साल गुजर गए, लेकिन किसी सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी कि उनके अच्छे बूट होने चाहिए जो बर्फ के बीच में काम करते हैं। -40 डिग्री तापमान में जो काम करते हैं, उनके बूट खरीदने के लिए कोई सरकार पैसा देने को तैयार नहीं हुई। उनके अच्छे जैकेट खरीदने के लिए, अच्छे कपड़े खरीदने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं हुई। अगर कोई सरकार तैयार हुई तो उस सरकार का नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार। उन्होंने आखिरी जो है फैसला किया कि अच्छे बूट खरीदे जाएंगे, अच्छे औजार खरीदे जाएंगे। और बहुत दूर की बात नहीं है, 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 40 साल पुरानी रुकी हुई मांग, 1 रैंक और 1 पेंशन, जिसके लिए 40 साल गुजर गए, उस मांग को मांगते हुए, उस मांग के लिए संघर्ष करते हुए हमारे सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। ये हिम्मत का भी काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया, 1 रैंक और 1 पेंशन लागू करी। आज सेना के क्षेत्र में जिस प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में, ऐसे मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कि जो अपनी होली हो चाहे अपनी दिवाली हो, वो कहीं और नहीं मनाते हैं। वो कहां मनाते हैं? वो सियाचिन में जाकर सैनिकों के बीच में मनाते हैं, कभी हरसिल में जाकर, माणा और नीति में जाकर सैनिकों के बीच में मनाते हैं, कभी पाकिस्तान पर बॉर्डर पर जो सैनिक हमारे काम कर रहे हैं उनके बीच में मनाते हैं। इस प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ाने का काम लगातार हो रहा है। 1962 की जिस लड़ाई में बहुत सारे सैनिकों ने हमारे उत्तराखंड से भी भाग लिया, 1962 से लेकर अभी तक हमारे मन में एक संदेह रहता था कि अब चीन से लड़ाई लगेगी तो क्या होगा। चीन की सेना बहुत मजबूत है, चीन की सेना से हम पहले पीछे हट चुके हैं, ऐसा हमारे मन में भ्रांति थी, ऐसे मन में संदेह था। क्योंकि सेना हमारी 1962 में भी बहादुर थी, सेना आज भी बहादुर है, लेकिन नेतृत्व तो दूसरा था। आज मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा गलवान घाटी में किस प्रकार का करिश्मा हुआ। चीन के सैनिकों ने जैसे यहाँ लड़ाई करने की कोशिश करी,
भारत के सैनिकों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया, उनको उल्टे पैर जाने के लिए मजबूर कर दिया। 20 बहादुर जमीन हमारे देश की उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास रचने का काम कर दिया कि अब कोई भी दूसरी सेना, कोई भी विदेशी ताकत है, कोई आतंकवादी संगठन, कोई जिहादी संगठन, कोई अलगाववादी संगठन अगर हमारे देश की ओर आंखें उठाकर देखेंगे तो उनका तगड़ा और कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार से लगातार काम हो रहा है। आज हम बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन की बात करते हैं। बागेश्वर ट्रेन के लिए हमारे यहाँ से लगातार इस ट्रेन को चलाने के लिए, इस रेल को लाने के लिए, टनकपुर से बागेश्वर लाने के लिए कई लोगों ने अपने लड़वा संघर्ष किया, लेकिन कभी किसी ने इसको स्वीकृति प्रदान नहीं करी। हमारे अजय टमटा जी, बलवंत सिंह भौरियाल जी, इस क्षेत्र के हमारे सभी प्रतिनिधिगण लगातार इस मांग को लेकर कभी भारत सरकार में जाते थे, कभी हमारे रेल मंत्री के पास जाते थे। आज वो सपना भी आपका साकार होने जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार होने जा रहा है। उस रेल लाइन को भी मंजूरी मिल गई है, उसके ब्रॉडगेज सर्वे को अभी मंजूरी मिल गई है। इसी प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र में अभी तक कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज था। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हमारे इस कुमाऊं क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिल्ली जाना पड़ता है और ऋषिकेश काफी दूर पड़ जाता है, इसलिए हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लिए एक एम्स का आप सैटेलाइट सेंटर खोल दीजिए, एक दूसरा एम्स खोल दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं, उत्तराखंड की जनता की तरफ से, इस क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एम्स का दूसरा सेंटर खोलने की भी यहाँ पर अनुमति प्रदान कर दी है। भाइयों बहनों, मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं बताते रहूंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार से आज मोदी जी देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए 4 महीने का कालखंड मिला है। अगले 1-1.5 महीने के अंदर का चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। जितना भी समय मुझे मिला है, मैंने कोशिश करी है कि एक-एक पल और एक-एक क्षण अपने उत्तराखंड राज्य के लिए लगाऊं, अपने 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाऊं। हमने वात्सल्य योजना शुरू करी है। जो बच्चे हमारे इस कोरोना महामारी में, जिनमें से माता या पिता में से कोई भी उनके मृत्यु हो गई है, तो ऐसे बच्चों की देखभाल करने के लिए अब सरकार ने प्रत्येक महीने 3,000 रुपए के भरण पोषण का भत्ता उन बच्चों के लिए निर्धारित कर दिया है। जब तक वो 21 साल के नहीं हो जाते हैं, जब वो 21 साल के हो जाएंगे तो 21 साल के होने के बाद उन बच्चों को 5% क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा, उनको नौकरियों में भी रखा जाएगा। हमारी गरीब बहनें जो बच्चे के पैदा होने के बाद, जो बच्चे को और माँ को जिन सामान की आवश्यकता होती है, ओढ़ने का, बिछाने का, खाने का, हमने उसके लिए महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ करी है। हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार के लिए हमने 24,000 जो सरकारी नौकरियां हैं, उन 24,000 सरकारी नौकरियों को भरने का निर्णय लिया है, जिसमें से 12,000 पर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हमारी बहनें जो स्वरोजगार का काम करती हैं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत आप देख रहे थे अभी उनका चेक यहाँ पर बढ़ रहा था। हमने उनका 6 महीने का जो ब्याज है वो हमने पूरी तरह से सरकार ने उसको बहन करने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोरोना महामारी में बहुत सारी चीजें नहीं कर पाई। इसी प्रकार से 5 लाख रुपए तक का ऋण हमने कहा है बिना ब्याज देने की हमने व्यवस्था करी है। हमारे महिला मंगल दल हो, युवक मंगल दल हो, उनको भी हमने शामिल किया है। हमारी बहनें, हमारी माताएं जो घास काटने के लिए जंगल जाती हैं, अब हमने 2 रुपए किलो चारा के हिसाब से उनको चारा देने की व्यवस्था करी है, जिसमें 75% जो है सब्सिडी सरकार वहन करेगी। अभी हमने उस योजना को मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना हमने लागू करी है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारे नौजवान भाई, हमारी बहनें जो सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, उनको फार्म भरने के लिए, अब उन परीक्षाओं का फार्म भरने के लिए उनको अब किसी को देखना नहीं पड़ेगा, कहीं झांकना नहीं पड़ेगा, कहीं देखना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। सारे सरकारी परीक्षाओं के जितने भी फार्म हैं, वो सारे के सारे फार्म हमने निःशुल्क रूप से करने का निर्णय लिया है कि इस साल जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो निःशुल्क होंगी, उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। ऐसी तमाम योजनाएं हम चालू कर रहे हैं, लगातार लागू कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर, चूंकि बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों के बीच में बहुत सारी बातें मैं रखना चाहता था, लेकिन समय का अभाव है और मौसम भी थोड़ा खराब हो रहा है।
और मुझे यहाँ से पंतनगर और पंतनगर से दिल्ली जाना है। मैं आज अभिभूत हूँ आप सबका प्रेम देखकर। आप सब लोगों ने बहुत सारी यहाँ पर आपके विज्ञापन आए हैं। मैं कुछ की घोषणा करता हूँ कि ये सब बनाया जाएगा। एक तो यहाँ पर राजकीय हाई स्कूल उद्यम स्थल का राजकीय इंटर कॉलेज में उच्चीकरण एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री प्रेम सिंह गढ़िया के नाम से किया जाएगा। ध्रुव नागरी में गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा और गैस गोदाम की भी स्थापना की जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज सनेती में जीव विज्ञान की मान्यता मां नंदा देवी उद्यम स्थल में जीर्णोद्धार एवं धन स्वीकृत किया जाएगा। संगार नौलिंग परिसर रोड का मार्ग का निर्माण किया जाएगा। कफनी ग्लेशियर मार्ग पर सुंदर डूंगा ग्लेशियर पर से आगे कफनी ग्लेशियर की तरफ 5 किलोमीटर क्षतिग्रस्त मार्ग का नवनिर्माण कार्य किया जाएगा। नाबार्ड मद के अंतर्गत बागेश्वर के विकासखंड कपकोट में 4 संख्या नहरों पुलों का पुनरुद्धार एवं सुधारीकरण की परियोजना बनाई जाएगी। जनपद बागेश्वर के अंतर्गत विकासखंड कपकोट में गहराल गधेरे में बाढ़ सुरक्षा हेतु योजना बनाई जाएगी। बागेश्वर के अंतर्गत विकासखंड कपकोट से भुरकुटी नाले में बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। एएनएम ट्रेनिंग स्कूल कांडा के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदियाकोट में भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विकासखंड कपकोट में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। मिनी स्टेडियम बहार सामा बोथिंग फरसाली व खुनोली में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अंतर्गत विद्युतीकरण से वंचित गांवों को तोपों से और विद्युतीकरण का कार्य पुरानी लाइनों को सुदृढ़ करने हेतु मरम्मत के सभी कार्य किए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अंतर्गत उरेडा से संचालित लघु जल परियोजनाओं को घोषित गांवों तोपों की विद्युत लाइनों का सुधारीकरण या विद्युत विभाग के ग्रिड से विद्युत आपूर्ति के स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अभी मुझे बताया गया है कि आर्मी कैंटीन खोलने में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं इनके सेंट्रल कमांड श्री उनको जल्दी से खोला जाए, इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। ग्राम सभा इंटर कॉलेज हरसिला विद्यालय के बहुउद्देशीय भवन के नवनिर्माण हेतु कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग चिराबगढ़ सड़क का निर्माण कार्य भी किया जाए और फरसाली को भी उसमें जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ आप सब लोगों ने ये एक उत्तराखंड में कीवी मिशन की शुरुआत की जाएगी, इसके लिए यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। कपकोट क्षेत्र में ट्राउट वाटर बनाया जाएगा। साथ ही कपकोट क्षेत्र में एडवेंचर समिट का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे माननीय विधायक जी ने, गढ़िया जी ने आदर्श प्राथमिक विद्यालय का उच्चीकरण भी किया जाएगा। आप सब लोगों ने झील के लिए भी मुझे दिया है, झील का भी उच्चीकरण किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी योजनाएं मैं इतना पढ़ूंगा तो मुझे लगता है कई घंटे लग जाएंगे। मौसम की खराबी, इसलिए कुमाऊं से गढ़वाल जोड़े जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।